हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं जो डिस्कवर हो चुके हैं। एंड हर एक एलिमेंट को अलग से पढ़ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को अलग से पढ़ना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए कि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जान ले एंड हमें डिफ़िकल्टी भी ना हो, तो इसीलिए जो एलिमेंट्स हैं उनको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जिससे कि हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं सिमिलर रूप्स सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक जगह पे होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। बट ये था उसका पूरा हाईलाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉब्राइनर्स ट्राइड्स की। अब यहाँ पे डॉब्राइनर्स ट्राइड्स क्यों है, क्योंकि जो काम था, ट्राइड्स वाला काम था, ये डॉब्राइनर ने ही किया था। ये एक जर्मन केमिस्ट था। 1829 में इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर हैं, सेम नहीं है, सिमिलर है। एंड वो उनको तीन तीन के ग्रुप में रख सकता है अगर वो चाहे। एंड इन्हीं ग्रुप्स को उसने कहा है ट्राइड्स। उसके लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज लॉ ऑफ ट्राइड्स, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। देखो, उसने ये कहा था कि जब हमने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास बढ़ने वाले ऑर्डर में रखा है, तो उसमें देखो, अगर उसने ट्राइड बनाया है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, मान लो ये सेकंड है कि थर्ड है, तो उसका मानना ये था कि जब फर्स्ट वाले के एटॉमिक मास एंड थर्ड वाले एटॉमिक मास को प्लस करके हम उसका एवरेज निकालते हैं, तो वो हमारे सेकंड वाले के इक्वल आता है। एंड यही है उसका लॉ। उसके साथ साथ उसने ये भी कहा था कि ये जो ट्राइड्स बने हैं, इनकी कहीं ना कहीं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप यहाँ पे इसमें फिगर में भी देख सकते हैं कि लिथियम का है 7 एंड पोटेशियम का है 39। एंड जब हम इनको 7 + 39 करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आता है 46/2, दैट इज़ 23। एंड हमारा सोडियम का होता है 23। ये अप्रॉक्सीमेट है, यहाँ पे शायद 6.9 है एटॉमिक मास लिथियम का, बट अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 7 ही आएगा। कैल्शियम और बेरियम की बात करें तो कैल्शियम का होता है 40 एंड हमारे बेरियम का होता है 137। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा बनता है 177/2 एंड ये 2 8 16, 2 8 16.5। तो कहीं ना कहीं हमारे इसके इक्वल आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट में है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं क्लोरीन और आयोडीन का। क्लोरीन का होता है 35.5, हम 35 ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेट में। एंड आयोडीन का है 127। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा 162/2 आएगा। एंड 2 8 16, 2 1 2, 81 आ रहा है, बट अप्रॉक्सीमेट में है। अब बात करते हैं कि जो डॉब्राइनर ने क्लासिफिकेशन किया था, इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है, डीमेरिट्स क्या हैं। तो एक ही डीमेरिट है, और वो ये है कि जो डॉब्राइनर था वो सारे एलिमेंट्स को ट्राइड्स की फॉर्म में, 3-3 वाले एलिमेंट्स के ग्रुप में नहीं रख पा रहा था, क्योंकि उसे ऐसे एलिमेंट्स चाहिए थे जिनका फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास जब हम उसको एवरेज निकालते हैं तो सेकेंड वाले की इक्वल आता है। बट ऐसा सारे एलिमेंट्स में देखने को नहीं मिल रहा था। ऐसा सीन हमें सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स में देखने को मिल रहा था। एंड दैट्स वाई उसके इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी रह गई। उसके साथ साथ हर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, ऐसा ज़रूरी भी तो नहीं है ना कि मान लो उसने 3 एलिमेंट्स को रख भी लिया एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड फर्स्ट एंड थर्ड का सेकंड वाले की इक्वल आ भी गया, तो कहीं ना कहीं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इक्वल नहीं आ रही, सेम सिमिलर नहीं आ रही थी। तो इसीलिए उसका ये जो लॉ था, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी रह गई। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। पहला हमारा साइंटिस्ट था डॉब्राइनर, अब है हमारे न्यूलैंड। In 1864, Newlands arranged the known elements in the order of increasing atomic masses and found that the properties of every eighth element are similar to the properties of the first element. इसका क्या मतलब है? 1864 में जो हमारे न्यूलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी एलिमेंट्स उनके टाइम पे नोन थे, जितने एलिमेंट्स उस टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे, तो जब हम उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखते हैं, तो फिर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो हमारा 8th एलिमेंट होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। मैं आपको एक बार बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उनका मानना ये था कि जब हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट मान के एंड जब हम 8th वाले पे जाते हैं, तो हमारे फर्स्ट
की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर होती है हमारे 8th वाले एलिमेंट से। एंड इसीलिए इसको ऑक्टेव भी कहा है, क्योंकि म्यूज़िक पे जो सारे गामा पा धा नि सा होता है तो उसमें शुरू भी सात से होता है, ख़त्म भी सात से होता है, 8 ही होते हैं। तो उसी चीज़ को ऑक्टेव मतलब वो ऑक्टेव ही होता है, एंड इसलिए उसको ऑक्टेव का नाम दिया है उसके लॉ को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट है हाइड्रोजन, देन लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो हाइड्रोजन है वो कहीं ना कहीं फ्लोरीन की तरह केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। ऐसे लिथियम जो है हमारे सोडियम की तरह करता है, बेरिलियम मैग्नीशियम की तरह करता है, बोरोन एल्यूमिनियम की तरह करता है, एंड हमारा जो कार्बन है वो सिलिकॉन की तरह करता है। तो ऐसा उसने कहा था, लेकिन अगर हम बात करें ना तो उसकी जो टेबल है वो यहीं तक सीमित है, यहाँ तक कैल्शियम तक ही जो है इसकी ये जो टेबल है वो सीमित है, क्योंकि ये तीन जो है एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये तीन भी। बट यहाँ पे क्रोमियम जो है वो शो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं करता है जैसे हमारे बोरोन और एल्यूमिनियम करते हैं। तो इस वजह से उसकी लिमिटेशन भी हो गई, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बट उसके साथ साथ ये भी हुआ कि उसने जो है दो एलिमेंट्स को एक साथ भी रख दिया, मतलब उसने अपनी टेबल को सेटिस्फाई करने के लिए दो एलिमेंट्स को साथ में भी रख दिया। उसके साथ साथ कोबाल्ट और निकल, जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर ही है एक तरह से हमारे आयरन से, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा दूर रख दिया है, एक इस कोने पे है एक इस कोने पे है। तो ये भी उसके लिमिटेशंस में काउंट होगी। लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि वो सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित है, जो उसकी पूरा क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का। उसके साथ साथ न्यूलैंड जो था उसके टाइम तक 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे। तो उसने ये सोचा ही नहीं कि आगे जाके और एलिमेंट्स भी तो डिस्कवर हो सकते हैं ना, लेकिन उसने ऐसा सोचा ही नहीं। एंड उसने सोचा नहीं तो जब बाद में हमारे और एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो वो न्यूलैंड का ये जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है इसमें वो फिट ही नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि वही तो सिर्फ हमारी कैल्शियम तक सीमित था, बाकी तो हमारे पास ऐसे ही रखने को रख दिए थे ना उसने। फिर नेक्स्ट इसका जो लिमिटेशन आता है वो ये है कि उसने एक ही स्लॉट में दो दो एलिमेंट्स को भी एक साथ रखा हुआ है। देखो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ टेबल। ये देखो कोबाल्ट एंड निकल को एक साथ रखा है, इन दोनों को एक साथ रखा है। तो ये जो है ये भी उसकी लिमिटेशंस में काउंट होता है कि अनलाइक एलिमेंट्स हैं, मतलब एक जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी आपने अपनी बात को सेटिस्फाई करने के लिए उनको एक ही स्लॉट में रख दिया। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जो आयरन है जिसकी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं हमारे कोबाल्ट और निकल से रिसेंबल करती है, उनको दो कोनों पे रख दिया है, मतलब एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इसलिए इसकी लिमिटेशंस रह गई। 4 लिमिटेशंस हैं, इनको आप याद रख लेना, आपसे पूछे जा सकते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम में। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।